राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य कक्षा 12 आपके हिंदी साहित्य की दूसरी पुस्तक मंदाकिनी और मंदाकिनी का दूसरा पाठ राष्ट्र का स्वरूप, जो कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्रेरणास्पद पाठ है। परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट और एक अहम हिस्सा रखने वाला पाठ है। इसके लिए इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। पाठ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पाठ का केंद्रीय भाव, जो कि बहुत ही मोस्ट होता है। केंद्रीय भाव यदि किसी पाठ का याद है तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर सरलता से दे सकते हैं। पाठ के बीच में से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो हम पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। कैसे होता है कि परीक्षा के लगभग 40 से 50% जो भाग होता है वो पाठ के बीच में से पूछे जाते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी लाइंस है जिनसे प्रश्न बनते हैं, अर्थात मुख्य कौन से प्रश्न बनते हैं जो कि पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के अतिरिक्त है। बोर्ड परीक्षा के लिए जो संभावित प्रश्न है उनको भी हम आज चिन्हित करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न है इनमें से जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी बोर्ड की एग्जाम जो 2021 में होने वाली है उसके लिए, और आपका जो नया पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण, यानी गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग किया गया है। तो विद्यार्थियों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप यदि आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम, आपको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं उन विषयों के नाम और आपके विद्यालय का नाम लिख करके अवश्य भेजें, ताकि आपको सरलता से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो आपको सेंड कर दिया जाए। लिंक सेंड करने पर आप स्वतः ही उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। अब आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं तो उसके लिए अलग अलग जो ग्रुप्स का निर्माण किया गया है उसके अनुसार आपको जोड़ दिया जाएगा। तो आप 9610208295 पर जो ग्रुप्स बनाए गए हैं इन ग्रुप्स में भी आप ऐड रहें, ताकि आपको समय समय पर परीक्षा से संबंधित जैसे प्रश्नोत्तर है, मॉडल पेपर है और भी जैसे पीडीएफ वगैरह हैं तो वो आपके ग्रुप में ही शेयर की जाएगी। पर्सनली किसी भी विद्यार्थी को शेयर नहीं की जाएगी। जो विद्यार्थी ग्रुप में रहेंगे उन्हीं को शेयर की जाएगी। तो आप ग्रुप में बने रहें। आज हम पढ़ते हैं, आइए चलते हैं इस पाठ के केंद्रीय भाव की तरफ। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया पाठ है तो इसको देखते हैं कि थोड़ा इसका परिचय भी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका लेखक परिचय आप थोड़ा देख लीजिए क्योंकि आगे जीवन में काम आने वाला है। इनका जन्म 7 अगस्त 1904 को ग्राम खेड़ा, जिला गाजियाबाद में हुआ और 26 जुलाई 1966 को इनका देहांत हो गया, यानी लगभग 62 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ। अग्रवाल जो है कला, संस्कृति, साहित्य, इतिहास इनके मूर्धन्य विद्वान थे। पुरातत्व में विशेष रुचि से मथुरा, लखनऊ और राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली में आपने विशिष्ट सेवाएं देते हुए एक संग्राहक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी वहां पर जो म्यूजियम थे उन जो संग्रहालयों में ये मथुरा, लखनऊ और इन जो राष्ट्रीय पुरातत्व के संग्रहालय थे वहां पर उन्होंने सेवाएं दी। आप गांधी जी से विशेष रूप से प्रभावित थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान आपने सरकारी विद्यालय छोड़ दिया और खादी वस्त्र धारण कर लिए, अर्थात गांधी जी ने जो स्वदेशी अपनाओ के नारे के आधार पर विदेशी वस्त्रों की होली जला करके और देश में बनने वाले कपड़ों को ही धारण करने के लिए तो नागरिकों को उद्बोधित किया था, तो उनमें इनका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आपके लेखन में भारतीय इतिहास, संस्कृति, जीवन दर्शन का प्रभावी वर्णन मिलता है। आपने वेद, पुराण और संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन कर एक परिष्कृत चिंतन दृष्टि अपने भीतर उत्पन्न की, जो आपके लेखन में सर्वत्र विद्यमान है। यानी इनका जो लेखन है वो प्राचीन भारत की जो सभ्यता थी, यानी प्राचीन भारत की हम ये कह सकते हैं कि भारत की मौलिक सभ्यता जो थी या मौलिक जो संस्कृति थी उनके साथ
उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी लेखन कला को विकसित किया है। इनके द्वारा हिंदी में लगभग 36 और अंग्रेजी में 23 पुस्तकों की रचनाएं की गई है। इन्होंने हिंदी में तो 36 लिखी है और इंग्लिश में 23 पुस्तकें इन्होंने लिखी। इनकी प्रमुख रचनाओं में जैसे पृथ्वीपुत्र, उरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, मातृभूमि, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ, भारत की मौलिक एकता, मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत के लेखक थे, पद्मावत संजीवनी व्याख्या, पाणिनि कालीन भारतवर्ष और भारत सावित्री प्रमुख है। मतलब इनकी ये रचनाएं थी। अब हम देखते हैं कि ये जो पाठ हम पढ़ेंगे इस पाठ में क्या है। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैटर आता है। तो आप देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने तत्वों के आधार पर राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या की है कि हमारा जो देश है इसका स्वरूप कैसा है। इसके माध्यम से व्याख्या करते हुए जन के मन में विभिन्न तत्वों के सम्मेलन से उसकी उत्कृष्ट राष्ट्र भावना का परिचय दिया है। भू के प्रति मातृत्व श्रद्धा को और जनों को आदर्श नागरिक बनाती है, अर्थात हमारी भूमि के प्रति हमारी जो श्रद्धा है इसका अर्थ है कि हम एक आदर्श नागरिक हैं। और वहीं संस्कृति तत्व उसमें उच्च मूल्यों की प्रतिष्ठा कर उसकी भावात्मक एकता की दृढ़ता का परिचायक है। प्रस्तुत निबंध एक गौरवशाली राष्ट्र भाव को जन जन में प्रसारित करने का एक स्तुत्य प्रयास है। ये जो निबंध है यह निबंध अपने देश की या राष्ट्र भावना जो है वो राष्ट्र भावना नागरिकों में किस प्रकार समाहित हो सकती है उसका एक प्रयास है। भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति। भूमि तो है ही अपना, जैसे भारत है इसमें भूमि है। अब भूमि पर लोग बसते हैं, जनसंख्या है। अब जनसंख्या की संस्कृति कैसी है, इन तीनों को सम्मिलित करते हैं तो एक देश का स्वरूप बनता है कि वो देश कैसा है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से ही उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। ये तो था इसका परिचय, अर्थात हमारे राष्ट्र का स्वरूप कैसा हो, इसका एक केंद्रीय भाव था। अब हम देखते हैं इसके मूल पाठ की ओर चलते हैं, जिसमें लेखक क्या व्यक्त करता है। देखिए, लेखक कहता है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवृद्धि होगी। अर्थात हम भूमि के प्रति, हमारी जो पृथ्वी है इसके प्रति यदि हम जितने जागृत होंगे तो हम राष्ट्र के प्रति उतने ही ज्यादा समर्पित होंगे। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जितनी भी जो विचारधाराएं उत्पन्न होती है, हमारी जो संस्कृति विकसित होती है, तो उसमें हमारी भूमि का एक अहम भाग होता है, अहम योगदान होता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अर्थात भूमि के प्रति जिस राष्ट्रीयता में भूमि के प्रति सम्मान नहीं होता, वह राष्ट्रीयता ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। तो हमारा आवश्यक धर्म क्या है? हमारा आवश्यक धर्म क्या है? पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी लेना, पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन करना, हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी महिमा को पहचानना कि ये जो पृथ्वी है, अगर मान लो पृथ्वी नहीं होती तो मानव कहाँ रहता। तो इसकी एक अहम सबसे बड़ी बात है कि हमें आधार प्रदान करती है हमारी भूमि। तो इस भूमि के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे कुशल और प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन यानी पृथ्वी का अध्ययन करके हमारे मन में जागृति होनी चाहिए, पृथ्वी को बचाने की, पृथ्वी के प्रति न्याय करने की, पृथ्वी के प्रति हमारे मन में एक सद्भाव रखने की भावना होनी चाहिए। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से
इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है, एक गांव से ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र से। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं। अगर बरसात होती है, वर्षा होती है तो पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है और पृथ्वी का जल स्तर बढ़ता है, पृथ्वी की आयु बढ़ती है और पृथ्वी जो है वो अपने बैलेंस को, अपने संतुलन को कायम रख पाती है, जो कि बादल उसमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं। हमारे अध्ययन की वृद्धि के अंतर्गत आने चाहिए। कहने का अर्थ है कि पृथ्वी का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसके साथ साथ पृथ्वी को जो समर्थन करने वाले हैं, अर्थात पृथ्वी को सपोर्ट करने वाले जो जितने भी तत्व हैं, चाहे वो वातावरण है, चाहे पर्यावरण है, चाहे कोई भी है, तो उसका अध्ययन भी हमें करना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तृणलता वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है कि हमारे जो पृथ्वी पर वनस्पति है वो हमारे किस काम की है, तो वनस्पति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, अर्थात पेड़ पौधों के प्रति, पर्यावरण के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, वो भी हमारे अध्ययन का विषय होना चाहिए। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में एक नया उजाला दिखाई देगा। पृथ्वी और पृथ्वी के साथ प्रत्येक तत्व का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो अच्छा होगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसे कौन पहचानता नहीं होगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ से पोषण मिला है, अर्थात आज जो भी चीज हम देख रहे हैं वो पृथ्वी से निकली हुई है, पृथ्वी से निकली हुई धातु से ही बनी हुई है। तो इसलिए पृथ्वी ही हमें हमारा सहयोग और हमें आधार प्रदान करती है। पृथ्वी हमें खाने के लिए अन्न देती है, पहनने के लिए वस्त्र देती है और जीने के लिए वातावरण प्रदान करती है। तो पृथ्वी का हमारे प्रति कितना अधिक कर्तव्य होगा, पृथ्वी के प्रति हमारे कितने अधिक कर्तव्य होंगे, उन कर्तव्यों का पालन हमें करना चाहिए। दिन रात बहने वाले नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों में से पृथ्वी की देह को सजाया है, अर्थात पहाड़ों से होकर जो नदियां बहती है और उन नदियों से जब जो मिट्टी कट करके आती है और वह मिट्टी जो उपजाऊ भी होती है और एक तरह से मूल्यवान भी होती है, तो वो मिट्टी भी इस पृथ्वी को सजाने में नदियों का अहम भाग है। हमारे भावी अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खड़पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना प्रकार के अनघट और नगविंध्य की नदियों के प्रभाव से सूर्य की धूप से चिलकते रहते। आपने देखा होगा कि जैसे जब आप कभी पहाड़ों को देखेंगे, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ को देखेंगे और बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, उनकी सुंदरता को जब आप देखेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे कि वास्तव में प्रकृति कितनी सुंदर है। उन चिलवटों के को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। अर्थात पहाड़ों से जो पत्थर निकलते हैं, उन पत्थरों को मानव जब तराश करके और कहीं सजाता है तो वो कितने सुंदर लगते हैं। वो किसकी देन है? पृथ्वी की देन है। देश के नर नारियों के रूप मंडन सौंदर्य प्रसादन में इन छोटे छोटे पत्थरों का भी सदा कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर और रत्न राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। पृथ्वी के चारों ओर जो समुद्र है, पृथ्वी के चारों ओर जो समुद्र है, समुद्रों से जो हमें जल प्राप्त होता है, यानी जल समुद्र से उठता है और बादल बनकर के हमारी पृथ्वी पर बरसता है। तो समुद्रों के प्रति भी हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? समुद्रों को भी गंदा नहीं करें और समुद्रों के प्रति भी, अर्थात उस जल के प्रति, जल जो है आज हम देखते हैं कि मुश्किल से कोई 1-2% पानी है वो पीने योग्य है, और उस पीने योग्य पानी को यदि हम सही नहीं रखेंगे, उसके प्रति यदि हम कर्तव्यशील नहीं रहेंगे, तो एक दिन वह पानी खत्म हो जाएगा, जिससे हमारी जो संस्कृति है, मानव सभ्यता है और मानव जीवन है,
इस पर संकट खड़ा हो जाएगा और उसका जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें तब तक फूटती है जब तक सोए हुए के समान है। अर्थात जब कोई आदमी सोया हुआ रहता है तब तक वह किसी के बारे में सोच नहीं सकता। अगर मान लो हम अपने देश के प्रति कुछ सोचते नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि हम सोए हुए हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। विज्ञान और उद्यम को मिलाकर के, अर्थात उद्योगों के माध्यम से और विज्ञान की जो तकनीकी है, इन दोनों को मिलाकर के हमें अपने देश का एक बहुत बड़ा ठाट खड़ा करना, अर्थात देश के स्वरूप को बनाना है। ये कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा ध्येय ये ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ध्येय है कि राष्ट्र में जितने हाथ है, अर्थात जितने लोग हैं, वो सभी कोई न कोई काम करते रहे, अर्थात हर किसी व्यक्ति के पास काम होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास काम होता है तो वह व्यक्ति अपने दिमाग से मानसिक रूप से संतुलित रहता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से संतुलित रहता है वह व्यक्ति निरोग होता है और देश के प्रति कुछ न कुछ करता रहता है। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप से मंडन प्राप्त किया जा सकता है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। देखिए, मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अगर मान लो पृथ्वी तो है, पृथ्वी जैसे हम देखते हैं चंद्रमा पर, सुनते हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी है, लेकिन वहां पर मानव नहीं है, इसलिए वहां पर किसी राष्ट्र का विकास होना संभव नहीं है। और पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित पृथ्वी है और उसके साथ साथ वातावरण है, और उस वातावरण में मनुष्य जीवन है या प्राणी है। तो इसका अर्थ है कि वहां पर एक राष्ट्र का उदय होना या एक राष्ट्र का स्वरूप विकसित होना संभव है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, अर्थात अगर मान लो इस पर लोग ही नहीं होते हैं तो इस भूमि को माता कौन कहेगा। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र, यानी माता भूमि पुत्रों पृथ्व्या, जैसे कहा गया है कि पृथ्वी जो हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूं। माता भूमि पुत्रों पृथ्व्या, अर्थात पृथ्वी है वो हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। यह भावना हमारे मन में सदा रहनी चाहिए। जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। जब कोई आदमी राष्ट्र निर्माण अर्थात अपनी मातृभूमि के प्रति एक माता पुत्र का संबंध जब वो कोई व्यक्ति स्थापित कर लेता है तब हमारे मन में एक राष्ट्र के स्वरूप की कल्पना जागने लगती है। एक नए राष्ट्र के निर्माण होने के आसार लगने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहां ये भाव नहीं है वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन जड़ बना रहता है, अर्थात जहां पर पृथ्वी को मां के समान पृथ्वी की रक्षा जहां पर नहीं की जाती है तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर व्यक्ति अचेतन बना रहता है और जड़ बना रहता है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता पुत्र के संबंध को पहचानता है उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए हर प्रकार से प्रकट और नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी, माता पृथ्वी को प्रणाम करता है। अर्थात वो कहता है नमो मात्रे पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी माँ को प्रणाम करता हूं। जहां कहीं भी इस प्रकार के भाव आ जाते हैं, पृथ्वी के प्रति माँ के समान भाव आ जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति सोच लेता है कि पृथ्वी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, अर्थात पृथ्वी जो है वो हमें, अर्थात माँ एक व्यक्ति को कोख से जन्म देती है, लेकिन कोख से जन्म देने के पश्चात हमें आधार कौन प्रदान करता है? पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारी माँ है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन के
का दृढ़ बंधन है। एक व्यक्ति अपनी मातृभूमि के प्रति प्राण अर्पित करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसलिए करता है कि उसका आधार है पृथ्वी, उसे आधार प्रदान करती है, पृथ्वी के कारण ही उसका जीवन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है और इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। आदमी जब पृथ्वी के प्रति सोचने लगता है तब वो ये सोचता है कि मेरा मातृभूमि के प्रति क्या कर्तव्य है, मातृभूमि के प्रति मेरी क्या मर्यादाएं हैं, अर्थात कहां तक मैं मातृभूमि का दोहन कर सकता हूं। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों का भाग पाने का अधिकार है। अर्थात पृथ्वी के साथ जो माता पुत्र का समान संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति है वही व्यक्ति इस पृथ्वी के वरदान है। अर्थात पृथ्वी की जितनी भी चीजें हैं उनको प्राप्त करने का अधिकार उसी का है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होता है। मां के प्रति प्रेम और मां के प्रति सेवा की भावना रखना एक पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होता है, ऑटोमेटिक वो सोचता है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के प्रति अधोपतन को सूचित करता है। स्वार्थ के लिए यदि हम स्वार्थवश ये कहते हैं कि ये मेरी मां है तो हमारा वो प्रेम नहीं होता, वो एक अधोपतन हो जाता है उस पुत्र का। इसलिए पृथ्वी के प्रति हमारा जो प्रेम है वो निस्वार्थ होना चाहिए। निष्काम भाव से हमें पृथ्वी के प्रति हमारा कर्तव्य करना चाहिए। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला सब जन बराबर है, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। पृथ्वी पर पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भाई है, अर्थात पृथ्वी की संतान है, एक ही मां के पुत्र हैं। जब हम एक ही मां के पुत्र हैं तो हमारे बीच में ये भेदभाव क्यों? जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकारी का भागी है। अर्थात जो आदमी मातृभूमि के प्रति जुड़ा हुआ व्यक्ति अर्थात मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य समर्पित है, मातृभूमि के प्रति समर्पित हो जाता है तो वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहने का हकदार है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जन का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जन से भरे हुए हैं। यानी जहां हम देखते हैं कहीं न कहीं व्यक्ति निवास करते हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र है। अर्थात पृथ्वी पर निवास करने वाले जो व्यक्ति है उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनका पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन विचार एक होना चाहिए। विचार जो है वो एक होना चाहिए। इसी कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इसी कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में जब सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार। पृथ्वी पर निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति का, अपने विकास को प्रगति देने के लिए समान अधिकार रखने का भावी है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। राष्ट्र अर्थात एक पृथ्वी और पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति भाई भाई हैं और पृथ्वी से ही एक राष्ट्र बनता है। राष्ट्र में जो व्यक्ति निवास करते हैं तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति की सुध ली जानी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के हितों का ध्यान रखना आवश्यक है। राष्ट्र के शरीर के भाग में यदि अधिकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हाथ, पैर, पांव, सर, एड़ी से लेकर के चोटी तक किसी भी अंग में किसी प्रकार का विकार होता है तो हमारे मस्तिष्क को पीड़ा होती है। उसी प्रकार हमारे देश में निवास करने वाले किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति को के हित की रक्षा नहीं हो रही है तो राष्ट्र है वो दूषित होगा, अर्थात राष्ट्र को पीड़ा होगी, एक स्वस्थ राष्ट्र नहीं होगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रभाव अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है।
जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्र जन का जीवन भी अमर है। अर्थात सूर्य की किरणें जब तक प्रातःकाल हमारे इस पृथ्वी को अमृत से भरती है, अर्थात सूर्य की जो किरणें खिलती है, तो इसका अर्थ है कि हमारा जो राष्ट्र है वो अमर है, हमारा जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर है। जन का सत्यवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। आदमी का जो जीवन है वो नदी के प्रवाह की तरह, जिस प्रकार नदी बहती है, जिसमें कर्म और धर्म के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। एक व्यक्ति का जो जीवन है उस नदी की तरह होता है। जिस प्रकार नदी पर अनेक प्रकार के घाट होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति है वो अपने कर्म और धर्म के आधार पर वो उनके घाट हैं, अर्थात उसे क्या काम करना है, किस घाट पर कौन सा काम करना है। संस्कृति जो होती है वो राष्ट्र का तीसरा जन, यानी यहाँ पढ़ते संस्कृति। संस्कृति जो है राष्ट्र का तीसरा अंग है, जो है संस्कृति। और मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जीवन की कल्पना एक कबंध मात्र है। यानी हम बिना संस्कृति के जन की कल्पना नहीं कर सकते। जहां कहीं भी जन है तो उनकी कोई न कोई संस्कृति अवश्य होगी, और संस्कृति मनुष्य के जीव का मस्तिष्क है। अर्थात संस्कृति के माध्यम से उनके सोच का पता चलता है। संस्कृति विकास और अभिवृद्धि के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जैसे राष्ट्र स्वरूप में एक तो भूमि हो गई, भूमि के बाद में जन हो गया, जन के बाद में तीसरा जो तत्व है वो क्या है, संस्कृति हो गई। ये तीनों तत्व है, पहला, दूसरा और तीसरा। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र लोप समझना चाहिए। भूमि नहीं है तो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं है। अगर मान लो भूमि है और वहां पर मनुष्य नहीं है तो अभी वो भूमि किसी काम की नहीं है। तो इसका अर्थ है कि भूमि और जन ये तो हैं, इसके साथ साथ यदि हम उनमें संस्कृति नहीं है तो भी उनको नहीं कहा जा सकता, अर्थात एक राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। जीवन रूपी जो पुष्प है, जीवन रूपी जो पेड़ है, उसका जो फूल है वो क्या है, संस्कृति है। जीवन रूपी वृक्ष का फूल क्या है, संस्कृति है। और संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ से ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। संस्कृति का सौंदर्य और उनकी सुगंध, अर्थात पुष्प और पुष्प की सुगंध, वो हमारे जीवन का सौंदर्य और यश है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, इन दोनों रूपों में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। भूमि पर निवास करने वाले एक व्यक्ति ने ज्ञान के आधार पर भूमि के प्रति जो चिंतन किया है, जो कर्म किया है, कर्म करके और उन्होंने जो रचनाएं की है, वो ये दोनों ही हमारे राष्ट्रीय संस्कृति में मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। हर जाति की अपनी विशेषता होती है और उनकी संस्कृति होती है, और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। एक संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के पास आती है, उसमें मिलन होता है, तो उनमें परिवर्तन भी होता है। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से कुछ ग्रहण भी करती है। अपने भारत को यदि हम लें तो भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां यहाँ पर आई, और उन सभी संस्कृतियों के लक्षण आज भी हम भारत में देखते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय है। यह अर्थात संस्कृतियों का मूल आधार क्या है, सहिष्णुता और समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है कि जैसे मान लो पहले से कोई संस्कृति है और वह संस्कृति उन तत्वों को अपना करके और अपने तत्वों को वहां पर पल्लवित करे, पुष्पित करे। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन
अपनी संस्कृतियों द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर के रहते हैं। यानी जैसे मान लो एक जन है वो दूसरे जन के संपर्क में आता है, तो एक जन अर्थात एक व्यक्ति है, अर्थात व्यक्ति जो आए हैं वह व्यक्ति अपनी संस्कृति के का ज्ञान या अपनी संस्कृति उसके सामने रखेगा, या वह अपनी संस्कृति को जिएगा, दूसरा अपनी संस्कृति को जिएगा। दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो वहां क्या होगी, एक नई संस्कृति का अर्थात एक सम्मिलित संस्कृति का विकास होगा। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार बहुत सारी नदियां होती है आखिर में जाकर के समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है, और समन्वय युक्त जीवन है ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अर्थात इसी प्रकार देश में बहुत सारी संस्कृतियां, जैसे अपना भारत है, अपने भारत में कई संस्कृतियां हैं, वो सारी संस्कृतियां मिलकर के एक भारत का निर्माण करती है, अर्थात एक भारत रूपी समुद्र का निर्माण करती है, जिसमें अनेक नदियां प्रवाहित होकर के आती है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। एक संस्कृति जैसे मान लो येन केन प्रकार उनके विचार भाव अलग होकर के भी यदि वो अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपनी भूमि के प्रति यदि समर्पित है, तो इसका अर्थ है कि वो सारी संस्कृतियां दिखने में अलग है, बाकी उनका मूल आधार एक ही है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, अर्थात जिस व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं होता है, तो वह व्यक्ति हर एक संस्कृति का सम्मान करता है, और उस संस्कृति में जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को स्वीकार करता है, और उन अच्छाइयों को देख करके आनंदित होता है। इसलिए हमें संस्कृति से नहीं, हमें उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्रों के लिए स्वास्थ्यकर है। गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। आज हम देखते हैं कि जो हमारे लोकगीत जो है, उन लोकगीतों में हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति के कौन कौन से तत्व हैं, हमारी संस्कृति में व्यक्ति पर उनका क्या प्रभाव है, वो सारे के सारे हम लोकगीतों के माध्यम से भी जान सकते हैं। और वो उनमें अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। जब हम किसी लोकगीत को सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला होता है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। हमारे जो पूर्वज है, हमारे पूर्वजों ने धर्म के, विज्ञान के, साहित्य के, संस्कृति के आधार पर जो भी हमें निश्चित किया है, हमारे लिए जो उन्होंने निर्धारित किया है, हमें उन्हें गौरव के साथ धारण करना चाहिए और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहिए। अर्थात उन सबको साक्षात ग्रहण करके और हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। राष्ट्र संवर्धन अर्थात राष्ट्र के विकास का, अपने देश को सपोर्ट करने का, हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य समर्पित करने का यही है कि हमें समन्वित होकर के जितनी भी संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों का जो आनंददायी भाव है उनको स्वीकार करें। जहां अतीत वर्तमान के लिए नार रूप नहीं है, वहां भूत वर्तमान को जकड़े रखना नहीं चाहता। अर्थात वर्तमान के लिए जहां भूत वर्तमान को जकड़े रखना नहीं चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। अर्थात एक राष्ट्र जिसमें एक राष्ट्र जो है हमारे जो पास्ट है, अर्थात भूत काल में या प्राचीन काल में जो हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति को सम्मान देते हुए, उन भावनाओं को सम्मान देते हुए वो वर्तमान के साथ परिष्कृत करता है, वर्तमान के साथ समन्वित करता है और उनसे हमारी जो संस्कृति को पुष्ट करता है, तो हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं। अर्थात वही राष्ट्र है वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये था राष्ट्र का स्वरूप। अर्थात राष्ट्र के स्वरूप में 3 बातें हमने देखी, और वो कौन कौन सी थी कि भूमि होती है, जन होता है और संस्कृति होती है। इनके संयोग से एक राष्ट्र का स्वरूप बनता है
और उस राष्ट्र के स्वरूप में हमारा क्या क्या योगदान होता है वो हम सबने पढ़ा। अब इसके जो मुख्य प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। पहला प्रश्न देखिए, सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार भरे जीवन के क्षेत्र में उजाला कब दिखाई देगा? जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित होकर के संस्कृति के आनंददायी भागों को अर्थात संस्कृति की अच्छाइयों को ग्रहण करके और अपनी मातृभूमि के प्रति सोचेगा, अर्थात भूमि से अपना माता पुत्र के समान संबंध स्थापित करके और इसको विकास के लिए संवर्धित करेगा, तब सैकड़ों वर्षों से हमारा जो शून्य और अंधकार भरा जीवन है उसमें उजाला दिखाई देगा, अर्थात हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र विकसित होगा। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है से क्या अभिप्राय है? जीवन विटप यानी वृक्ष, यानी जीवन का जीवन रूपी जो वृक्ष है उसका फूल संस्कृति है, अर्थात जीवन रूपी वृक्ष में इस प्रकार के फूल विकसित करें जिनकी सुगंध है, सुगंध से मानव अर्थात सुगंध से मानव ही नहीं संपूर्ण प्रकृति है वो खुश हो। तो संस्कृति एक ऐसा फूल है जिसके माध्यम से हम हमारी इस पृथ्वी के प्रति हमारा संबंध स्थापित कर सकते हैं, एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से समन्वित कर सकते हैं। और भी जैसे इन सभी का जो वीडियो है वो आपको जारी कर दिया जाएगा उत्तर लिख करके। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित के आधार पर राष्ट्रीयता के विकास में जन के भूमि के प्रति हमारे क्या, जैसे हमारी जो राष्ट्रीयता है उसकी जड़ें जो पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही है राष्ट्र का भाव अंकुरित होगा। पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। इसके आधार भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बतानी है कि भारतीय संस्कृति में क्या क्या विशेषताएं। देखिए, भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता है, विविधता में एकता है और भी बहुत सारी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। अगले वीडियोज में हम देखेंगे कि इनके उत्तर क्या होंगे, वो अच्छी तरह से आपको लिख करके बता भी दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।